बरौलीपुर गांव उत्तर प्रदेश के नक्शे पर एक छोटा सा नाम था, लेकिन हरिराम के लिए वो पूरी दुनिया थी। गांव की तंग गलियों, कच्चे रास्तों और मिट्टी की दीवारों के बीच एक टूटा फूटा घर था, जहां हरिराम अपनी पत्नी और बेटी संध्या के साथ रहता था। हरिराम कभी गांव के स्कूल में चपरासी था। जीवन में बहुत कुछ नहीं मांगा था, बस इतना कि बेटी पढ़ जाए और पत्नी को ठीक से रोटी नसीब हो। लेकिन किस्मत को शायद यह भी मंजूर नहीं था। पत्नी को ट्यूमर हो गया। इलाज के नाम पर जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी बिक गई। और नौकरी? स्कूल के हेडमास्टर ने एक दिन कहा, हरिराम, उम्र हो गई है, अब छुट्टी ले लो। संध्या तब 7वीं में थी। उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था, अफसर बनने का। जब भी वो टीवी पर कोई महिला अफसर देखती तो खामोशी से मां से कहती, मां, मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगी। मां की आंखें भर आती और हरिराम के होंठ कांपते, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, बस माथा सहला देता। शाम को हरिराम घर के बाहर बैठा होता और लोग पूछते, क्या कर रहे हो आजकल? वो मुस्कुरा कर कहता, बेटी को बड़ा बना रहा हूं। एक दिन संध्या को स्कूल से निकाल दिया गया। फीस नहीं भरी गई थी। हरिराम उसी रात एक पुराने मंदिर के बाहर बैठ गया और भिक्षा मांगने लगा। वो अपने आत्मसम्मान को एक चुप्पी के कपड़े में लपेट चुका था। अब सिर्फ बेटी का सपना उसके लिए सब कुछ था। अगली सुबह संध्या ने जब पापा को मंदिर के बाहर देखा तो रो पड़ी। बोली, पापा, ये क्या कर रहे हो आप? हरिराम ने सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, तू डीएम बनेगी। उसके लिए ये बाप कुछ भी कर सकता है। गांव वालों ने ठहाके मारे, अखबारों ने नहीं लिखा, कोई एनजीओ नहीं आया, पर एक चुपचाप क्रांति शुरू हो चुकी थी। संध्या अब 8वीं कक्षा में थी। उसके पास न किताबें थी, न चप्पल, न ढंग की कॉपी, लेकिन आंखों में ऐसा आत्मविश्वास था जो किसी राजनेता को भी झुका दे। स्कूल से लौटते वक्त वो अक्सर गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाती, जहां कभी हरिराम उसे कहानी सुनाया करता था। अब वहां बैठकर वो खुद से वादा करती, डीएम बनकर लौटूंगी। हरिराम ने मंदिर के बाहर बैठकर धीरे धीरे कुछ पैसे जोड़े। उसने एक दिन गांव के ही एक मास्टर साहब से पुरानी किताबों का बंडल मांगा। मास्टर साहब ने तंज में कहा, पढ़ेगी क्या तू भी? अफसर बनेगी? हरिराम ने नम्रता से जवाब दिया, नहीं सर, मेरी बेटी पढ़ेगी, आप सिर्फ किताबें दे दीजिए। किताबें संध्या तक पहुंची और उसने उन्हें ऐसे संभाला जैसे कोई गहने हों। पढ़ाई में उसका मन बसता गया। वो गांव के हर टॉपर से सवाल पूछती, उत्तर खोजती, खुद से बहस करती। उसका दिमाग तेज था, पर उसकी हालत उस पत्थर जैसी थी जिसे कोई तराश नहीं रहा था। हरिराम अब दिन भर भिक्षा मांगकर घर आता और शाम को बेटी की पढ़ाई देखता। वो कभी शब्द नहीं सुधार पाता, पर हाँ, जब संध्या बोलती, पापा, ये जियोग्राफी है, तो वो सिर हिलाकर कहता, अच्छा है, ये जरूरी होता होगा डीएम बनने को। गांव के लोग मजाक उड़ाते, कहीं अफसर बनने की दवा तो नहीं खाली इस लड़की ने? बाप भीख मांगता है और बेटी सपने देखती है। हरिराम इन सबका जवाब नहीं देता। वो बस एक जूठी रोटी में सपना लपेटकर बेटी की थाली में रख देता। एक दिन संध्या ने गांव में आयोजित भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया। मंच पर खड़े होते ही उसकी आवाज कांपी, पर जब बोली, मैं डीएम बनूंगी, ताकि कोई भी पिता अपनी बेटी के लिए भीख न मांगे, तो सन्नाटा छा गया। तालियां बजी। मास्टर साहब की आंखों में पहली बार उस लड़की के लिए इज्जत दिखी। उस दिन हरिराम चुपचाप गांव के कुएं के पास बैठा रहा। जब संध्या आई तो उसने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब लगने लगा है, तू सच में कुछ करेगी। गांव के कुत्सित ताने, गरीबी की दीवारें और टूटे घर का सपना, इन सब के बीच एक चीज थी जो अब अजेय हो चुकी थी, संध्या की उम्मीद। संध्या अब 10वीं कक्षा में थी। उसके दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती थी। वो पहले घर में झाड़ू लगाती, फिर कुएं से पानी लाती, मां को चाय देती और फिर किताबों में डूब जाती। हरिराम ने अब सुबह सुबह स्टेशन के पास जाकर भीख मांगने की जगह बदल दी थी। वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता, जहां दिन भर सैकड़ों लोग आते जाते रहते। वहीं से वो कुछ पैसे जोड़ता और शाम को बेटी के लिए कुछ सूखी सब्जी या एक मुट्ठी दाल लाता। संध्या अब पूरे गांव में जानी जाती थी, वो लड़की जो डीएम बनना चाहती है। कुछ लोग हौसला देते तो कुछ कहते,
सपनों का क्या है? देखो न, हरिराम अब स्टेशन पे बैठा है, बेटी के नाम पर। 10वीं बोर्ड परीक्षा नजदीक आ गई थी। स्कूल ने एक नोटिस थमाया, परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 1250 रुपए जमा करने होंगे। हरिराम के पास थे सिर्फ 132। उसने घर आकर पुरानी संदूक खोली, जिसमें उसकी पत्नी की पायल और मां की एक चांदी की अंगूठी रखी थी। उसने बिना कुछ कहे अगली सुबह जेवर लेकर गांव के सुनार के पास बेच दिए। बदले में उसे 1100 रुपए मिले। बाकी पैसे कुछ लोगों से उधार लिए। शाम को संध्या को चुपचाप पैसे पकड़ाते हुए बोला, कल जाकर फॉर्म भर देना। बस एक ही बात ध्यान रखना, जिस रास्ते पर चल रही है वहां पीछे मत देखना। संध्या रो पड़ी, पापा, आपके पास तो खुद पहनने को चप्पल नहीं है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? हरिराम ने मुस्कुरा कर कहा, अगर तेरे सपने पूरे हो जाएं, तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाएगी। परीक्षा हुई। संध्या ने जी जान लगा दी। वो अपने स्कूल की सबसे पहली छात्रा बनी, जिसने विज्ञान विषय से बोर्ड परीक्षा दी। रिजल्ट आया, संध्या ने जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। गांव में हलचल मच गई। टीवी वाले नहीं आए, लेकिन गांव के छोटे अखबार में उसकी एक काली सफेद तस्वीर छपी, गरीबी को हराने वाली बेटी संध्या यादव। मास्टर साहब पहली बार घर आए और बोले, तुम्हारी बेटी को शहर में पढ़ाना चाहिए, उसे कोचिंग चाहिए। ये लड़की बहुत आगे जा सकती है। हरिराम के लिए यह सबसे बड़ा सम्मान था, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी चुनौती भी। शहर में पढ़ाई का खर्चा कहां से आता? उसी रात संध्या ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी पापा। हम जैसे लोग कहां पढ़ते हैं, दिल्ली या लखनऊ में? मुझे यही रहना है। हरिराम ने संध्या का हाथ थामा और बोला, हम जैसे लोग अगर सपनों से डर गए तो फिर कौन लड़ेगा तकदीर से? तू जाएगी बेटी, चाहे मैं फिर से मंदिर की सीढ़ियों पर बैठूं। और वही तय हुआ। अब संध्या गांव की दीवारें पार करेगी और शहर की ऊंचाइयों को छुएगी। लखनऊ, एक शहर जो हजारों सपनों को रोज देखता है और उतनों को ही निगल जाता है, वही शहर अब संध्या की नई मंजिल बनने वाला था। मास्टर साहब ने लखनऊ के एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान में एक जान पहचान के जरिए संध्या का नामांकन करवा दिया था, लेकिन वहां जाने के लिए किराया, रहने की जगह और खाने के पैसे, सब कुछ एक पहाड़ जैसा था। हरिराम ने गांव के साहूकार से 3000 रुपए उधार लिए और संध्या को पहली बार बस में बैठाकर लखनऊ के लिए रवाना किया। बस के दरवाजे पर खड़े होकर संध्या की आंखें छलक गई। उसने कहा, पापा, मैं डर रही हूं। हरिराम ने मुस्कुराते हुए कहा, डरती तो तू कभी थी ही नहीं। बस इस बार भी वही करना, मेहनत। लखनऊ पहुंचने पर संध्या को एक मुस्लिम आंटी के यहां पेइंग गेस्ट कमरा मिल गया। छोटा सा कमरा, जिसमें एक पुराना पंखा, एक टूटा पलंग और खिड़की से आती धूल ही उसकी दुनिया बन गई। वो दिन में कोचिंग जाती और रात में आसपास के बच्चों को पढ़ाकर 50 रुपए से 100 रुपए जोड़ती। उन्हीं पैसों से खाना, किराया और कॉपी किताबें खरीदती। शहर का शोर कभी कभी उसके आत्मविश्वास को दबा देता, लेकिन जब भी वो पापा का चेहरा याद करती, उसकी आंखें फिर से चमक जाती। उसका मन कहता, तेरा सपना सिर्फ तेरा नहीं, पापा का भी है। एक बार लखनऊ में बहुत तेज बारिश हुई। उसके कमरे की छत टपकने लगी, दीवारों से पानी रिसने लगा। उस रात वो भीगते हुए किताबों को बचाती रही। सुबह जब कोचिंग पहुंची तो आंखें सूजी थी, लेकिन चेहरा दृढ़ था। क्लास के एक लड़के ने तंज कसा, तू गांव से आई है ना? यहां के बच्चे ऐसे ही नहीं निकलते आयस, तुझसे नहीं होगा। संध्या ने बिना कुछ कहे उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना बोली, आईएएस बनने के लिए किताबें पढ़नी होती है, लोगों की सोच नहीं। उसकी लगन धीरे धीरे कोचिंग के शिक्षकों की नजर में आने लगी। एक टीचर ने उसकी फीस माफ कर दी, दूसरे ने किताबें दे दी। उसे कोचिंग में एक छोटी सी छात्रवृत्ति भी मिलने लगी। हर रविवार वो स्टेशन के एक बूथ से कॉल करके पापा को बताती, पढ़ रही हूं, डर नहीं रही। और हरिराम बस इतना कहता, ठीक है बेटी, तू बस पढ़, बाकी मैं देख लूंगा। उधर गांव में लोग अब पूछते, हरिराम की बेटी अब लखनऊ में है ना? बहुत तेज है। वही लोग जो पहले कहते थे, क्या पढ़ेगी? अब उसकी मिसाल देने लगे थे। संध्या अब दिन रात एक करके यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। हर किताब, हर सवाल और हर ठोकर के साथ वो मजबूत होती जा रही थी। लखनऊ में संध्या की जिंदगी किसी परीक्षा से कम नहीं थी।
जिस उम्र में लड़कियां नए कपड़े, दोस्त और घूमने की बातें करती थी, उस उम्र में संध्या 2 वक्त की रोटी और 1 घंटे की नींद के बीच जिंदगी जी रही थी। हर सुबह 4 बजे उठना, कोचिंग के नोट्स पढ़ना, फिर बच्चों को ट्यूशन देना और खुद पढ़ाई में जुट जाना, ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। सुबह की चाय भी कई बार उधार होती थी और दोपहर का खाना टिफिन में बची रात की रोटी। लेकिन इन सब के बीच उसकी आंखों में जो चमक थी, वो पूरे लखनऊ को जला सकती थी। संध्या को हर सप्ताह पापा से एक चिट्ठी मिलती थी। उस चिट्ठी में कोई भारी भरकम शब्द नहीं होते थे, बस हरिराम की टूटी फूटी लिखावट में 2 लाइनें होती। बेटी, सब ठीक है, तू बस पढ़ती रह, जब थक जाए तो मेरी हंसी याद कर लेना। इन चिट्ठियों ने संध्या को टूटने नहीं दिया। वो जब भी थकती, अकेली होती या असफल महसूस करती, तो वो पापा की चिट्ठी अपने तकिए के नीचे से निकालती और पढ़कर फिर से उठ जाती। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों बच्चे उसके साथ कोचिंग में थे, लेकिन संध्या सबसे अलग थी, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था सिवाय उम्मीद के। कोचिंग में मॉक टेस्ट हुए। पहले मॉक टेस्ट में संध्या का स्कोर सबसे कम आया। क्लास में टीचर ने सभी के सामने कहा, संध्या, ये तुम्हारे लिए नहीं है, किसी और क्षेत्र में कोशिश करो। उस दिन संध्या को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। वो कोचिंग से निकलकर सीधे हजरतगंज की भीड़ में खो गई। एक बेंच पर बैठकर घंटों रोती रही, लेकिन तभी उसे याद आया, स्टेशन के बाहर बैठा पिता, जिसकी आंखें कहती थीं, तू कर सकती है। उसने खुद को संभाला, वापस लौटी और उसी रात पढ़ाई में जुट गई। अगले मॉक टेस्ट में उसने क्लास में दूसरा स्थान पाया। वही टीचर जिसने उसे टोका था, अब कह रहा था, वेल डन संध्या। धीरे धीरे पूरे कोचिंग सेंटर में उसकी चर्चा होने लगी। लड़कियां उससे नोट्स मांगने लगी। लड़के उसकी रणनीति जानना चाहते थे, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुराती और पढ़ती रहती। पैसे की किल्लत बढ़ती जा रही थी। कभी रोटियां खत्म हो जाती, कभी किराया, लेकिन संध्या ने एक फॉर्मूला बना लिया था, अगर दिन में 3 घंटे सो लूं तो 4 घंटे और पढ़ सकती हूं। उसकी मेहनत अब रंग लाने लगी थी। कोचिंग वालों ने उसे स्कॉलरशिप दे दी, जिससे उसकी ट्यूशन फीस माफ हो गई। एक स्थानीय ट्रस्ट ने किताबें देने का वादा किया और एक वृद्ध महिला जो उसके मोहल्ले में रहती थी, रोज उसके लिए एक रोटी और थोड़ी सी दाल भेजने लगी। यही था उसका संघर्षों का शहर, जहां न रिश्तेदार थे, न दोस्त, न सुरक्षा। लेकिन उम्मीद, मेहनत और पिता की चिट्ठियों ने उसे वहां भी अकेलापन नहीं लगने दिया। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा नजदीक थी। लखनऊ की गर्मी अपने चरम पर थी। पंखा भी कई बार जवाब दे देता था, लेकिन संध्या की आंखों में ठंडी एकाग्रता थी। वो रोज सुबह 4 बजे से रात के 12 बजे तक पढ़ती थी। बीच में केवल एक रोटी, थोड़ा सा पानी और पापा की चिट्ठियां। हर दिन का उद्देश्य अब एक ही था, परीक्षा में बैठना और इतिहास बदल देना। हरिराम को भी पता था कि दिन नजदीक आ रहा है। अब वो स्टेशन पर बैठकर भिक्षा नहीं मांगता, बल्कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठता और हर भक्त से सिर्फ एक बात कहता, मेरी बेटी के लिए प्रार्थना करिए। लोग उसे पागल समझते, पर वो पागलपन नहीं था, वो विश्वास था। परीक्षा का दिन आ गया। संध्या ने सुबह स्नान किया, पापा की चिट्ठियों को माथे से लगाया और गले में एक पुराने रुमाल को बांधा, जो कभी मां ने दिया था। परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर उसने एक कोना पकड़ा और आंखें बंद कर ली। मन में सिर्फ एक स्वर गूंज रहा था, पापा को साबित करके दिखाना है कि वो गलत नहीं थे। पेपर कठिन था। कई प्रश्नों ने पूरे कोचिंग बैच को हिला दिया, लेकिन संध्या ने वही किया जो उसने सालों से किया था, शांत दिमाग और अडिग आत्मविश्वास से लिखती गई। परीक्षा खत्म हुई। बाहर आते ही कुछ दोस्त बोले, कट ऑफ नहीं आएगा। पेपर बहुत मुश्किल था, लेकिन संध्या ने कहा, जो मेहनत पूरी हो उसके बाद डर नहीं लगता। उसने तुरंत तैयारी शुरू कर दी। मुख्य परीक्षा मेंस के लिए रिजल्ट की प्रतीक्षा करते हुए भी वो रुकी नहीं। उसने उत्तर लिखना सीखा, पुराने प्रश्नोत्तर हल किए और नोट्स दोबारा तैयार किए। उधर हरिराम ने संध्या की हर सफलता को अपने भगवान के चरणों में रखा। वो रोज 108 बार घंटी बजाता और एक दिया जलाता, बेटी के उजाले के लिए। जब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया
संध्या का नाम पास लिस्ट में सबसे ऊपर था। वो कोचिंग की पहली लड़की थी जिसने एक ही प्रयास में पास किया। पूरा मोहल्ला तालियां बजाने लगा, आंटी लोग मिठाई लाने लगी और मास्टर साहब ने कहा, अब यकीन हो गया, ये लड़की नाम रोशन करेगी। लेकिन संध्या अभी रुकी नहीं। वो जानती थी असली परीक्षा तो अभी बाकी है और उसके लिए सिर्फ मेहनत नहीं, खुदा और पिता दोनों की प्रार्थना चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी अब संध्या की पूरी दुनिया बन चुकी थी। उत्तर लेखन, समय प्रबंधन, करंट अफेयर्स और एथिक्स, हर विषय पर उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। वो खुद को हर दिन एक साक्षात्कारकर्ता की तरह सवाल पूछती, आईने के सामने जवाब देती और रात को सोने से पहले अपने उत्तरों की समीक्षा करती। गली के बच्चों की ट्यूशन अब भी जारी थी, जिससे उसका थोड़ा बहुत खर्चा चलता था। मोहल्ले की एक बूढ़ी अम्मा रोज उसके लिए पानी भरकर रख देती थी और कहती, बिटिया, जब तू अफसर बनेगी ना, तो सबसे पहले मेरी छत ठीक करवाना। संध्या मुस्कुरा देती, लेकिन जानती थी ये मुस्कुराहटें सिर्फ हौसला देती है, यूपीएससी नहीं निकालती। मुख्य परीक्षा हुई और इस बार संध्या ने दिल से नहीं, दिमाग से उत्तर लिखे। हर सवाल का तार्किक विश्लेषण, हर उत्तर में उदाहरण और स्पष्टता, यही उसकी ताकत थी। परीक्षा के बाद एक महीने तक घबराहट का आलम रहा। संध्या ने पढ़ाई जारी रखी, लेकिन मन बेचैन रहता। उसी बीच गांव से खबर आई, मां की तबीयत फिर से बिगड़ गई थी। हरिराम ने बस इतना लिखा, सब ठीक है, तू परेशान मत हो। लेकिन संध्या समझ गई थी हालात कैसे होंगे। पैसे भी नहीं थे, छुट्टी भी नहीं थी। लेकिन संध्या ने खुद को रोका नहीं। उसने संकल्प लिया, अब कुछ भी हो, यह परीक्षा आखिरी बार होगी। और फिर एक दिन जब यूपीएससी मुख्य परीक्षा का परिणाम आया, उसके होश उड़ गए। संध्या का नाम लिस्ट में था, और केवल नाम ही नहीं, रोल नंबर के आगे जो रैंक लिखा था वो था ऑल इंडिया रैंक 46। पूरे कोचिंग सेंटर में तालियां बजी। टीचर्स ने खड़े होकर उसे सलाम किया। लड़कियों ने उसे गले लगाया और कुछ तो रो पड़ी, तू हमारी प्रेरणा है संध्या। उस दिन संध्या ने सबसे पहले फोन किया पापा को। लेकिन हरिराम के पास फोन नहीं था, तो वो स्टेशन के उस बूथ पर पहुंची जहां से पहले कॉल किया करती थी। वही बूढ़ा ऑपरेटर था। उसने फोन मिलाया और हरिराम की आवाज आई, हाँ बेटी। संध्या की आंखें भर आई, पापा, मैं बन गई आईएएस, अब कभी भी स्टेशन पर मत बैठना। हरिराम चुप हो गया, फिर बोला, बेटी, आज तेरी मां की आत्मा मुस्कुरा रही होगी। उसी शाम संध्या के पास एक सरकारी पत्र आया आईएएस की नियुक्ति के लिए। उसकी पहली पोस्टिंग उसी जिले में हुई जहां वह पैदा हुई थी, बरौलीपुर जिला। भाग्य ने चक्र पूरा किया था। अब संध्या अफसर बनकर उसी मिट्टी में लौटने वाली थी जहां उसका सपना अंकुरित हुआ था। बरौलीपुर जिले में नई डीएम की नियुक्ति होने वाली थी। जिले के प्रशासनिक भवनों में चर्चा थी, नई मैडम आ रही है, बड़ी तेज है, यूपीएससी में टॉप 50 में आई है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो डीएम उन्हीं गलियों से निकली है जहां आज भी कई लोगों को चप्पल तक नसीब नहीं होती। संध्या जब सरकारी गाड़ी में बैठकर पहली बार बरौलीपुर पहुंची तो उसकी आंखें नम थी। सड़कें अब कुछ पक्की हो गई थी, पर बचपन की कच्ची यादें अभी भी वही थी। वो गाड़ी से सीधे अपने गांव नहीं गई। पहले उस जगह जाना चाहती थी जहां उसने सबसे ज्यादा भूख, सबसे ज्यादा संघर्ष और सबसे ज्यादा प्यार देखा था, रेलवे स्टेशन। डीएम के आने की खबर से स्टेशन की सफाई हो रही थी। पुलिस लाइन लगी थी, अफसर तैनात थे, पर संध्या के मन में सिर्फ एक सवाल था, पापा आप कहां बैठते हैं? उसने स्टेशन के हर कोने को अपनी नजरों से टटोला। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 3 तक हर बेंच को देखा, हर झुके चेहरे को गौर से देखा। और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2 की सीढ़ियों के पास एक कोना था। वही एक बुजुर्ग झोला लिए बैठा था, सिर झुका था, हाथ में भीख का कटोरा और सामने कुछ बचे हुए सिक्के। वो चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, बाल सफेद और शरीर कमजोर। लेकिन संध्या के लिए वो चेहरा दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा था। पापा, उसकी आवाज कांप गई। हरिराम ने धीरे धीरे सिर उठाया। सामने वर्दी में एक लड़की खड़ी थी, चमकती आंखें, सख्त चेहरा, पुलिस वाले साथ, पहले पहचान नहीं पाया। संध्या एक कदम आगे बढ़ी,
पापा, मैं हूं। संध्या, हरिराम जैसे जम गया हो। उसकी आंखें फटी रह गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन लड़खड़ा गया। संध्या दौड़कर उसके पास गई, उसे गले लगाया। भीड़ एकत्र हो गई थी। लोग देख रहे थे। अरे, ये तो डीएम मैडम है। और ये कौन? संध्या ने चुपचाप कहा, ये वो हैं जिनकी वजह से मैं यहां तक आई हूं। हरिराम कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखों से बस आंसू गिरते रहे। वो फफक पड़ा, बेटी, माफ कर देना, तुझे कुछ नहीं दे पाया। संध्या ने उसका हाथ थामा और कहा, आपने सब कुछ दिया पापा, खुद को मिटाकर मेरा भविष्य बना दिया। वो पहली बार था जब एक डीएम अफसर किसी भिखारी को गले लगा रही थी और पूरा स्टेशन खामोश था। वो पल केवल एक बेटी और एक पिता का नहीं था, वो एक समाज को आईना दिखा रहा था। रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों की आंखें उस दृश्य को देख रही थी। एक लड़की जो अब जिला अधिकारी है, अपने पिता को जो भीख मांगते हुए मिले, गले लगाए खड़ी थी। मीडिया के कैमरे नहीं थे, न कोई भाषण, पर उस दृश्य ने ऐसा सन्नाटा फैला दिया था जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। पुलिस अधिकारी संध्या के पीछे खड़े थे, लेकिन वो सब भूल चुकी थी। इस वर्दी की अहमियत भी, इस पल की राजनीति भी। उसने सिर्फ एक बेटी की तरह अपने पिता को थाम रखा था। हरिराम लगातार कांप रहा था। उसकी आंखें झुकी थी, शर्म और गर्व के बीच की एक असनियत दूरी में अटकी हुई। संध्या ने उसके हाथ से भीख का कटोरा उठाया और धीरे से उसे जमीन पर रख दिया। पापा, अब ये जरूरत नहीं, हरिराम ने कांपती आवाज में कहा। बेटी, लोग क्या सोचेंगे? संध्या ने उसकी आंखों में देखा। वो सोचेंगे कि एक बेटी अपने बाप को वापस उसका सम्मान देने आई है, और अगर कोई इसे समझ नहीं सका तो शायद वो खुद ही सम्मान के लायक नहीं। इतने में स्टेशन मास्टर, टीटीई, कुली, ठेले वाले सभी वहां आ गए। कुछ ने हाथ जोड़ लिए, कुछ ने चुपचाप सर झुका लिया। भीड़ में खड़ा एक बच्चा चुपचाप बोला, मां, मैं भी बड़ा होकर अपनी मां को नौकरी दिलाऊंगा। संध्या ने हरिराम को उठाया। वो लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और पहली बार अपने जीवन में खुद को सम्मानित महसूस किया। भीड़ रास्ता बना रही थी और एक डीएम अपनी सरकारी गाड़ी तक अपने पिता को लेकर जा रही थी। चलते चलते हरिराम ने पीछे मुड़कर स्टेशन को देखा। उसकी आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं स्टेशन छोड़कर जा सकता हूं। उस दिन संध्या अपने पिता को लेकर अपने सरकारी निवास पहुंची। पहला काम उसने यही किया, पिता के चरण छुए और मां की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। शाम को जिले के अधिकारियों ने मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन संध्या ने एक सख्त आदेश दिया, कल तक कोई भी मेरे निवास पर न आए। मेरे पिता अभी अभी मुझे मिले हैं। उस रात सन्नाटे के बीच एक बेटी और पिता के बीच का सैलाब निकला। आंखों में, बातों में, खामोशी में। नए सरकारी निवास की दीवारें भले ही संगमरमर की थी, लेकिन उस दिन वहां पहली बार जमीन पर बैठकर खाना खाया गया। संध्या ने रसोई में जाकर खुद अपने हाथों से खिचड़ी बनाई। हरिराम के लिए थाली में प्याज, नमक और गुड़ भी रखा, वही जो वो अक्सर स्टेशन पर खाता था। पिता बेटी एक ही चौकी पर बैठकर खा रहे थे। हरिराम बार बार इधर उधर देख रहा था। महंगे पर्दे, चमकती लाइटें, गार्डन में लगे फव्वारे। उसने धीरे से पूछा, बेटी, ये सब तेरा है? संध्या मुस्कुराई, नहीं पापा, ये सब आपका है। मैंने सिर्फ मेहनत की, पर हिम्मत आपने दी। खाने के बाद हरिराम ने कुछ देर तक खिड़की से बाहर देखा। वो चुप था। फिर बोला, बेटी, मैं तुझसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं शर्मिंदा हूं। संध्या चौंक गई। पापा, क्यों? क्योंकि मैं तुझे कभी चप्पल नहीं दिला सका, स्कूल की फीस के लिए भीख मांगी, और अब जब तू डीएम बन गई है, लोग कहेंगे, देखो, भीख मांगने वाले का अफसर बच्चा। संध्या ने उसका हाथ पकड़ा। लोग क्या कहेंगे, इससे फर्क नहीं पड़ता पापा। फर्क इससे पड़ता है कि आपने मेरी रोटी नहीं, मेरे सपने सींचे। आप लाचार नहीं थे, आप तो सबसे बहादुर इंसान थे। हरिराम की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन उन्होंने पहली बार बिना झुके बेटी को देखा, जैसे कोई पिता अब खुद को स्वीकार कर रहा हो। उसी समय नौकर ने आकर बताया, मैडम, प्रेस वाले बाहर खड़े हैं, इंटरव्यू के लिए।
संध्या उठी और बोली, जाकर कह दो डीएम साहिबा आज व्यस्त है, अपने पिता के साथ है। वो रात पिता के लिए अलग थी और बेटी के लिए भी। पहली बार उसने वर्दी को उतारकर सिर्फ एक संतान की तरह अपने पिता के बगल में लेटकर उन्हें सुनाया, पापा, जब मैं रोती थी आप चुपचाप मेरी पीठ सहलाते थे। आज मैं आपकी आंखों से आंसू पोंछूंगी। हरिराम ने बेटी का सिर सहलाते हुए कहा, अब तू बस वो कर जो किसी और की बेटी को तुझ जैसा बनने में मदद करे। उस रात एक डीएम नहीं, एक बेटी अपने पापा के पास सोई थी और वही संध्या की सबसे बड़ी जीत थी। इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त होती है। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें।